गाली दे देना, नेहरू जी का शिकायत कर देना, लेकिन नेहरू जी जिस समय देश के सत्ता की बागडोर संभाली, उस समय का भारत कुछ और था, आज का भारत कुछ और है। जो इतिहास नहीं जानते हैं, वो नेहरू जी के बारे में कुछ बोल सकते हैं। पहली मीटिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हुई थी। जब मुलाकात हुई, उन लोगों ने पहले कह दिया कि 20% वोट काटे जाएंगे। तो इसका मतलब आप पहले से दिमाग बनाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का बहुत पैसा खर्चा कराया था प्रशांत किशोर जी ने, तो और कांग्रेस उनकी ब्लूप्रिंट पर चले, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। किसी पार्टी पर पीछे से आके कब्जा करने की कोशिश करना, वो कांग्रेस पार्टी कभी स्वीकार करेगी। तो ये पप्पू यादव का समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस के साथ है कि कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस के सिंबल पर तो लड़े नहीं थे, लेकिन झंडा कांग्रेस का, नाम प्रियंका जी राहुल जी का लेके ही वो चुनाव जीते हैं। प्रियंका जी पहली बार आएंगी और रैली को संबोधित करेंगी, फिर और यहाँ सक्रिय होंगी चुनाव के समय। इस बार निश्चित रूप से महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। निश्चित रूप से इस सरकार की विदाई होगी। नई सरकार बिहार में स्थापित। पाकिस्तान के साथ या तो ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन भारत के स्टैंड को किसी ने साथ नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि डिप्लोमेटिक स्तर पर भी हम लोग इस लड़ाई में परास्त हुए। इस मंच पर हम बुलाने जा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री रहते प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे की नई दिशा देने वाले और उपभोक्ता के मामले में जनहित की आवाज को बुलंद करने वाले हमारे नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का। अतिथि के स्वागत और अभिनंदन के बाद एक बार आपकी तरफ से मैं थोड़ी गर्माहट एक बार। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है प्रभात खबर के। शुरू करते हैं हम लोग। अभी कांग्रेस पार्टी की वोटर अधिकार यात्रा जो है वो खत्म हुई। अब फिर महागठबंधन के एक दूसरे साथी राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनकी भी यात्रा अब शुरू होने वाली है। तो यह क्या कंट्रडिक्शन है या फिर इसको आप कैसे देखते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, सप्लीमेंट्री आगे का कार्यक्रम, उसी को सप्लीमेंट करने के लिए हो रहा है। और हर राजनीतिक पार्टी अपना अपना कार्यक्रम करती है, लोगों से जुड़ने का और इश्यूज को, समस्याओं को उठाने का काम करती है। उसी के लिए ये वो लोग भी शुरू कर रहे हैं। आप राष्ट्रीय जनता दल में भी रहे, पटना यूनिवर्सिटी की राजनीति से भी जुड़े रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, सांसद हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी है। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी की जो अभी यात्रा हुई, वो यात्रा कितनी असरदार हुई? पब्लिक में कैसा रहा उसका रिस्पांस? क्या उससे कांग्रेस सर्वाइवल के लिए उनकी यात्रा थी या रिवाइवल के लिए थी कांग्रेस की यात्रा? देखिए, कांग्रेस के सर्वाइवल और रिवाइवल का बात नहीं है। कांग्रेस देश के आज़ादी की पार्टी है, देश के नवनिर्माण की पार्टी रही है। ठीक है, उसमें कभी हार जीत होती रहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे देश में लोगों की समस्याओं को लगातार समाधान करने की कोशिश करती रही है। वो चाहे वो ब्रिटिश हुकूमत हो या देश को आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ये काम करती रही है। बिहार में आपने देखा होगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि मैं सारी सीटों पर जीता, लेकिन 19 के मुकाबले 19 में भी 9 सीट हम लोग लड़े थे, 24 में भी हम लोग 9 सीट लड़े और 9 में 3 सांसद हमारे जीते और एक और अगर कह दीजिए पूर्णिया का सीट लीजिएगा तो 4 सांसद जीते, जो पिछले 19 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन है। और 10,82,000 वोट 19 के मुकाबले हमारे बढ़े हैं। परसेंटेज में लीजिएगा तो 2.4% मेरा वोट बढ़ा है। तो इसलिए प्रदर्शन पहले से बेहतर है और इस बार विधानसभा का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी और भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में
आपने चूंकि लोकसभा चुनाव का जिक्र किया, तो क्या पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा और जो उसका रिजल्ट आया वह आशानुरूप था? वो बिल्कुल आशानुरूप नहीं था। इस बार हम लोग 70 सीट पर जी और 70 में से केवल 19 जीत पाए थे। जी हाँ। कम से कम हम लोगों को 35 से ज्यादा सीटें जीतनी चाहिए थी, लेकिन सीटों का बंटवारा और इस तरह से सीटें ली गई थी कि 5-6 जिला में कोई सीट लड़ी ही नहीं और एक एक जिला में 7-7 सीट, जैसे पश्चिमी चंपारण, बेतिया, बगहा के इलाके में 7 सीट लड़ी। तो इसको इस बार करेक्टिव मेजर लिया गया है, करेक्शन हम लोग करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी लड़ने का प्रयास करेगी, बेहतर सीटें लड़ने का प्रयास करेगी। जो तैयारी है उसके अनुसार निश्चित रूप से तो तैयारी इस बार कितनी सीटों की है? तैयारी तो 243 सीटों की है। ठीक है। तैयारी तो अलग अलग है, लेकिन गठबंधन होना है। कांग्रेस पार्टी को जहां सीटें नहीं मिलेंगी या जहां चुनाव नहीं लड़ेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि वहां हम लोग जो महागठबंधन के दूसरे उम्मीदवार हैं, राष्ट्रीय जनता दल हो, वाम दल हो, वीआईपी पार्टी हो, जिसको जहां मिलेगी सब जगह हम लोग मदद करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी हर सीट पर की है, उसमें जो बेहतर से बेहतर सीटें हैं उसको हम लोग लेने के प्रयास में हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से बातचीत का दौर है उसमें आपने क्षेत्रों का भी जिक्र किया कि पिछली बार कुछ गलत क्षेत्रों में आपको गठबंधन में सीट मिल गई। मैंने ये कहा कि एक जिले में 7-7 सीटें मिल गई और 6 जिले ऐसे थे जैसे अरवल, जहानाबाद, भोजपुर, छपरा, शिवहर, ये सब जिला पूरा खाली रह गया। तो कोशिश होनी चाहिए कि हर जिले में कम से कम एक सीट जरूर लड़ा। तो इस बार ये जो करेक्शन है, कोर्स करेक्शन, ये इसकी तैयारी कर रही है पार्टी? तैयारी की है और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि उसी के अनुसार सीटें मिली। जी अखिलेश जी, चुनाव का मौसम है, लोग जानना चाहते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन है। बार बार कल भी एक कार्यक्रम में यहाँ कहा हूँ कि जो स्थिति है, जो बिहार को समझता है, बिहार के बारे में जिसकी भी समझ है, यहाँ हम लोग के महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है। उनका प्रेजेंस हम लोगों के मुकाबले ज्यादा बड़ा है और पिछली बार भी अगर आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में, तो महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव ही थे। अभी भी बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। कंफ्यूजन का इसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं है। सीटों के बंटवारे के बाद निश्चित रूप से महागठबंधन फिर से उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है कि तेजस्वी कर लेने दीजिए। मैं भी कांग्रेस पार्टी का ही हूँ और मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य हूँ, मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, मेंबर पार्लियामेंट हूँ राज्यसभा का। मुझे भी जानकारी है अपनी पार्टी का। समय नहीं आया है इसलिए कोई नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन एक नियत समय पर ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और उसमें कोई दुविधा की स्थिति नहीं है, यही होना है। कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव मैदान में एसआईआर, तो हमने क्लैरिटी से देख लिया कि एसआईआर पर कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसके अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी किन किन बातों को लेकर के जनता के बीच उतरने जा रही है? एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है, देश को आजादी के बाद जो आम व्यक्ति को सबसे बड़ा अधिकार मिला था, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार मिला था और कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, नेहरू जी के नेतृत्व में, सरदार पटेल के नेतृत्व में देश को जब आजादी मिली तो संविधान बना और उस संविधान के अनुसार एक वोट एक अधिकार के रूप में मिला और देश में जो सरकारें बनी सब में एक आम आदमी भी भागीदार बना। एसआईआर
और सवाल इसलिए है कि इतने कम समय में, और अगर सच कहा जाए तो जो पहली मीटिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हुई थी, 11 पार्टी के हम लोग गए थे, उसमें मैं भी शामिल था, मैं भी गया था। उसमें इलेक्शन कमिश्नर से जब उनसे जब मुलाकात हुई तो उन लोगों ने पहले से एक प्री सेट आइडिया से उन लोगों ने पहले कह दिया कि 20% वोट काटे जाएंगे, जब ये प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई। तो इसका मतलब आप पहले से दिमाग बनाए हुए हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा, हम लोगों ने भी वो सवाल उठाया था कि आप आधार को क्यों नहीं मानते हैं, जो वोटर आईडी कार्ड है उसको आप क्यों नहीं मानते हैं, ये सब सारा कोर्ट ने भी कहा। हम राजनीतिक पार्टियां भी यही सवाल उठा रहे हैं, इस बात को ये लोग मानते नहीं। बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट के दबाव में उसमें सफलता मिली है हम लोगों को, हम न्यायपालिका को धन्यवाद देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा 65 लाख लोगों के वोट कट गए, नाम काटे गए, और कुछ ऐसे लोगों के वोट काटे गए जो इलेक्शन कमीशन के अनुसार मृत हैं, और कुछ लोग तो राहुल गांधी जी के घर पे जाके चाय भी पिया। तो इस तरह की विसंगतियां थी जिसको हम लोग उठा रहे थे, और कई ये था, हम लोगों ने अलग अलग पार्टी, राजनीतिक पार्टियां वहां शिकायत भी की, जिसका कोई समाधान अभी तक नहीं है। लेकिन खैर उसमें अभी कुछ समय है, अगले 15 दिन तक क्या क्या ठीक हो पाता है। लेकिन इलेक्शन में जाने से पहले आपने जो बात उठाई, ये कोई इलेक्शन के लिए बड़ा मुद्दा है ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन ये लोगों से जुड़ा मामला है, और एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम लोग इसको छोड़ नहीं सकते। इसलिए राहुल गांधी जी ने ये यात्रा की, बिहार में लगभग 24-25 जिलों में 2 सप्ताह लगभग रह के इस यात्रा को किया, और देश भर से सभी इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां, अगर आप देखे होंगे तो केवल 2 पार्टी का रिएक्शन नहीं था, या इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन के रूप में काम जो पार्टियां कर रही थी वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ही। बाकी ऐसा नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के जो मित्र दल हैं उन लोगों की भी चिंता रही है। जैसे आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी की भी पार्टी इस सवाल को उठाने का काम किया है। यहाँ का बेसिक सवाल है रोजगार का, लायन का, बेरोजगारी का, और एक चीनी उद्योग के बारे में हमेशा जब कभी प्रधानमंत्री जी और चुनाव का समय आता है, आपको अगर ठीक से याद होगा, मैं लोकसभा में काम किया हूँ मोतिहारी से, इस चंपारण से, उस समय मैं वहाँ के सदस्य भी रहे लोकसभा से, सदस्य रहे, और जब सदस्य था तो मैं उसी विभाग का मंत्री भी थे। तो मुझे मालूम है अच्छी तरह से 2015 में नरेंद्र मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर वहां जाके भाषण किए कि अगली बार मैं जब आऊंगा, विधानसभा का चुनाव होना था, प्रधानमंत्री बन गए थे 2014 में, तो इसी चीनी मिल के चीनी से आप लोगों के साथ बैठ के चाय पीऊंगा। लेकिन अब 25 का चुनाव होने जा रहा है, बंद चीनी मिल के चिमनी से धुआं आज भी नहीं निकल रहा है, और प्रधानमंत्री जी का जो वायदा था वो छलावा साबित हुआ। आप कहेंगे या गौर करेंगे तो यही बिहार था जब पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में श्री बाबू के नेतृत्व में जो सरकारें चली 10 साल, उसमें बिहार 27% चीनी नेशनल किटी में देने का काम करता था, जो कि डबल इंजन की सरकार में घट के 2% से भी नीचे चला गया। बड़ा सवाल। सबसे अधिक चीनी मिले बिहार में ही, सबसे अधिक चीनी मिले थी, और खास करके नॉर्थ बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं था जहां चीनी मिले नहीं फंक्शनल। ये जो वाक्य आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला कहा, तो बिहार में ही राजनीति कर रहे एक व्यक्तित्व है जिनका कहना है कि मैंने ही कहा था कि इस बात को कहिए। अब वो खुद भी राजनीति में है, प्रशांत किशोर जी। क्या कहा था? प्रशांत किशोर जी का दावा है कि उन्होंने ही कहा था कि ये वाक्य, ये इस तरह से बयान दीजिए कि अगली बार आऊंगा तो चाय पीऊंगा इसी चीनी मिल से। मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबल समझता था उनको,
जी। लेकिन अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो थॉरली रिस्पॉन्सिबल हैं, अभी पार्टी शुरू की है। प्रधानमंत्री को इस तरह से झूठ बोले अपने लोगों के बीच, और ऐसा कोई प्रधानमंत्री को कहवाए, उनका दावा है। तो इससे तो खराब बात कुछ हो नहीं सकती है राजनीति के लिए। तो उन्हीं के मार्फत मैं पूछ लेता हूँ कि प्रशांत किशोर की राजनीति पे क्या टेक है कांग्रेस का? ये जमहूरियत में, जनतंत्र में सबको राजनीति में आने का, राजनीतिक सरोकार रखने का, राजनीतिक पार्टी चलाने का अधिकार है। और प्रशांत किशोर जी आए हैं, उनको शुभकामना है। बिहार के लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अभी बाल्यकाल में है, अभी उनकी परीक्षा बाकी है। क्या कुछ होना है आगे इस चुनाव के परिणाम के बाद। दरअसल मेरा सवाल यह भी था कि वो दावा करते हैं कि उन्होंने कांग्रेस के रिवाइवल के लिए कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया था जो कि लगभग एक्सेप्ट हो गया था, उसके बाद भी एक्सेप्ट नहीं हुआ था, और वो वही कर रहे हैं जो वो कांग्रेस को करवाना चाहते थे। तो प्रशांत किशोर का जो एक्सटेंशन है, जो जनसुराज है, वो कांग्रेस के ही लिए बनाई गई रणनीति का एग्जीक्यूशन है। बगल के राज्य में कांग्रेस पार्टी का बहुत पैसा खर्चा कराया था प्रशांत किशोर जी ने, और वहां भी खाट सभा, किसान सभा, और उसकी सफलता के बारे में हमको आपको सबको मालूम। तो और कांग्रेस उनके ब्लूप्रिंट पर चले, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस पार्टी में एक से एक दिग्गज नेता हैं, जो जैसा मैंने कहा कि आजादी के दिनों से लेकर देश के नवनिर्माण तक में बड़ी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। वो अच्छे व्यक्ति हैं, इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब किसी पार्टी पर पीछे से आके कब्जा करने की कोशिश करना, वो कांग्रेस पार्टी कभी स्वीकार करेगी। कांग्रेस की सरकार बिहार में लंबे समय तक रही है, और एक बात उसमें बार बार उभर के आती है कि अगड़ी की राजनीति करने के लिए कांग्रेस जानी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि अब जो ऐसा समाज है, जो कमजोर तबका है, कांग्रेस का टेक अब उस पर क्या है? फिर से रिपीट कर दूं। शुरुआती जो कांग्रेस का बिहार में सरकार रही, उनमें अधिकांश सरकारों में अगड़ी जाति के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाने के आरोप नियमित लगते रहे हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अब कांग्रेस के सोच या विचार में किस तरह का बदलाव है? जो कमजोर तबके के लोग हैं बिहार के, उनके लिए क्या हमारे पास रोड मैप है? पार्टी कोई जाति धर्म की राजनीति कभी की नहीं है और करेगी भी, लेकिन ये निश्चित रूप से ये तथ्य है, कांग्रेस पार्टी जिस समय बापू राजनीति करते थे, जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने, बाद के भी प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के बने, चाहे वो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी हों, इंदिरा जी हों, सब लोगों ने उसी नीति पर काम किया है। और उस जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति नेहरू जी, बापू का ही कहा हुआ है कि देश को आजादी के बाद और इस संविधान को लागू करने के बाद जो नीतियां बने, उसमें सरकार को चाहिए कि जो अंतिम पायदान पर, अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति है या जो बिरादरी है, चाहे वो आप शेड्यूल्ड कास्ट का बात कर लीजिए, शेड्यूल्ड ट्राइब का बात कर लीजिए, ईबीसी ओबीसी की बात कर लीजिए, उन लोगों को देश की नीतियां बने और उन लोगों को मुख्यधारा में शामिल कराने के लिए जो कुछ भी संभव हो, कांग्रेस पार्टी की सरकारें उस तरह से काम करें। आज भी राहुल गांधी जी वही बात कर, और किसी जाति धर्म और मजहब में पैदा हुए व्यक्ति, और मैं तो ये मानता हूं कि मैंने भी कोई एप्लीकेशन नहीं दिया कि मैं फलां जाति में पैदा हो जाऊं, ना आप भी होंगे, न यहाँ बैठे हुए किसी व्यक्ति ने दिया हो। किसी जाति में पैदा होके और आदमी अपना काम कर सकता है, उसको अवसर मिलना चाहिए। तो आज भी कांग्रेस पार्टी वही काम कर रही है, वही कर रहे हैं। आज भी ऐसा नहीं है कि अगड़े, राहुल जी खुद ही अगड़ी जाति से आते हैं, और जो कुछ भी लोहिया जी अगड़े बिरादरी से आते थे, बात पिछड़ी जातियों का करते थे। आचार्य कृपलानी, स्वर्गीय विनोबा भावे, सब लोग अगड़ी जाति में काम पैदा होके भी पिछड़ी जाति, गरीब
और ट्राइबल की बात करते थे, शेड्यूल कास्ट की बात करते थे। कांग्रेस पार्टी आज भी उसी नीति सिद्धांत पर आगे चल रही है। एक चूंकि आपने बापू का नाम लिया है, नेहरू जी का नाम लिया है, तो देश में एक बड़ी आबादी खास करके युवाओं की उभरी है जो नेहरू जी और बापू जी को अलग अलग चीजों के लिए पसंद नहीं करती। आप उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, नेहरू जी से ज्यादा वैज्ञानिक सोच रखने वाला है। नेहरू जी को गाली दे देना, नेहरू जी का शिकायत कर देना, लेकिन नेहरू जी जिस समय देश के सत्ता की बागडोर संभाली, उस समय का भारत कुछ और था, आज का भारत कुछ और है। जो इतिहास नहीं जानते हैं वो नेहरू जी के बारे में कुछ बोल सकते हैं। जो प्रतिपक्ष में काम करने वाली पार्टियां हैं, जैसे आरएसएस का सोच उनको नहीं स्वीकार करेगा, उनके विचारों को नहीं अंगीकार करेगा, लेकिन जिस परिस्थिति में उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, उस समय आप ये करिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आईआईटीज, आईआईएम और जितना सिंचाई व्यवस्था देश का दुरुस्त हुआ, वो शायद ही संभव नहीं था। और कोई कुछ भी बात कर ले, नेहरू जी आज वहां हैं और यहाँ से बैठ के लोग देख के गाली दे सकते। ये अंतर। अखिलेश जी, मैं आपको फिर एक बार वोटर अधिकार यात्रा की ओर ले जाना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी की जो यात्रा हुई वो कमोबेश सबने देखा, हमने देखा, आपने देखा कि जिस क्षेत्र में 80 के दशक में कांग्रेस बहुत ही मजबूत हुआ करती थी, 85 तक, 1985 तक हमने देखा कि चुनाव में कांग्रेस मेजर रोल प्ले करती थी और बहुमत से सरकार बनती थी। बाद के दिनों में कांग्रेस वहाँ कमजोर होते गई, राष्ट्रीय जनता दल का प्रादुर्भाव हुआ और वो उन सीटों पे, मैं एक दो जिले का उदाहरण दे सकता हूँ, मधुबनी जिला जहाँ 11 सीटें विधानसभा की थी, सब में कांग्रेस जीतती थी और अब कांग्रेस वहाँ खाता नहीं खुलता है। और आपने भी अभी कहा कि 2020 में जो ऐसी सीटें मिली जो कुछ जिलों में सिमटी हुई थी, कई जिलों में हम लोग का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। मेरा ये सवाल है कि क्या कांग्रेस राहुल जी की यात्रा से जो उर्वर भूमि उसकी बनी और सीटों के तालमेल में क्या कोई टकराहट राजद के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस का क्या संभावित आपको दिखता है, या सीटें उचित अनुपात में बढ़ जाएंगी? देखिए, मैं उसको सीधे तौर पर, मैं फिजिक्स का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए बात घुमा घुमा के बोलने की आदत नहीं। 1990 तक या 1990 के बाद कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर यहाँ सत्ता में नहीं रही जी। तो 35 साल से हम लोग सत्ता से बाहर जी। कभी कभी बीच में कभी अलायंस में सरकारों में जाने का मौका मिला है कांग्रेस पार्टी को। ये मानने में हमको कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन जिस दौर का आप बात कर रहे हैं उसके मुकाबले कमजोर हुआ है। लेकिन साथ साथ मैं अभी जो आपको लोकसभा चुनाव का उदाहरण दिया, राहुल जी की सक्रियता के बाद निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ आज का युवा, जो नौजवान है, किसान हो या मजदूर हो, महिलाएं हो, निश्चित रूप से आकर्षित हो रही हैं। और इस यात्रा में मैं भी लगातार रहा हूं जी। 1500 किलोमीटर का जो यात्रा हुआ, उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस नेतृत्व के प्रति, राहुल जी के नेतृत्व के प्रति लोगों का आस्था बढ़ा है और बिहार और कांग्रेस दोनों ही चौंकाने वाला परिणाम देने वाला है। जी। कन्हैया जैसे युवा नेता जो राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने अपनी पहचान बनाई, बिहार से भी उनकी पहचान जुड़ी है, यात्रा में तो वो साथ दिखे भी, लेकिन क्या लगता है कि राजनीति में कहीं ना कहीं जो वो चाहते हैं या जो जनता या जो युवा चाहते हैं, लोग, युवा वर्ग, वो उनको मुकाम कांग्रेस जहाँ थे वहाँ मिला या नहीं मिला, यहाँ कांग्रेस में उनको मिलेगा या नहीं? कांग्रेस में आने के बाद वो इस बार आपने जैसा कहा कि देश के युवा उनको चाहते हैं, नौजवान हैं, तो दिल्ली से चुनाव लड़ने का मौका दिया था पार्टी नेतृत्व ने। और यहाँ भी अगर उनकी इच्छा होगी तो फिर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है उसमें कन्हैया जैसे नौजवान के लिए बहुत सारे अवसर है। अभी भी उनको एनएसयूआई जो छात्र विंग है
उसको सेक्रेटरी प्रभारी हैं, वो पूरे देश भर के एनएसयूआई का संगठन का काम वो देख रहे हैं। दिल्ली में सफलता भी मिली। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पिछला चुनाव हुआ उसमें 2 जगह पर कांग्रेस के लोग जीते भी, एनएसयूआई के लोग जीते भी। तो ऐसा नहीं कि उनको अवसर नहीं मिल रहा है। राहुल जी अच्छी तरह से जानते हैं, खड़गे जी अच्छी तरह से जानते हैं, सब लोग जो नेतृत्व है उन अच्छी तरह से जानता है। अपने शुरुआत में जब आपने गिनाया कि 9 में से 3 सीटें हमने जीती, तो आपने एक और सीट का नाम उसमें जोड़ा कि पूर्णिया में भी हम जीते। पूर्णिया में यादव जी जीते, जो भी एसोसिएट मेंबर। तो ये पप्पू यादव का समझ में नहीं आता है कि वो कांग्रेस के साथ हैं कि कांग्रेस के साथ नहीं है। नहीं, समझ में तो इसलिए नहीं आता है कि वो कांग्रेस के सिंबल पर तो लड़े नहीं थे, लेकिन झंडा कांग्रेस का, नाम प्रियंका जी राहुल जी का लेके ही वो चुनाव जीते हैं। तो इससे साफ है कि कांग्रेस नेतृत्व के प्रति आस्था दिखाकर वहां चुनाव जीते हैं। और अगर साफ तौर पर पूरे साफगोई से ही कहा जाए तो पूर्णिया में 7 लाख के लगभग माइनॉरिटी वोटर्स हैं। तो वो किसको वोट करते हैं, ये कोई हमसे आपसे छिपा नहीं है। चाहे कटिहार में तारिक साहब जीते कांग्रेस के सिंबल पर, किशनगंज में जावेद साहब कांग्रेस के सिंबल पर लड़े और जीते, तो पूर्णिया में भी क्या हुआ होगा, कैसे जीते होंगे, आपको अच्छी तरह से मालूम है और यहाँ बैठे सब लोगों को मालूम है। बिहार के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आप रहे, हाल के दिनों तक रहे। अभी जो नेतृत्व, अभी राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो डिसीजन लिया, अभी नए अध्यक्ष बने, बिहार के प्रभारी भी नए आए, तो क्या लगता है कि आपको बिहार जैसा गूढ़ जगह, जहां राजनीति जो है देश को नई दिशा देती है, तो मौजूदा नेतृत्व जो है कांग्रेस आप का क्या भी। बोल रहे हैं कि हमको हटा दिया गया है? नहीं, हम ये नहीं कहना चाह रहे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस का जो मौजूदा नेतृत्व बिहार का है, वो कैसे मतलब मजबूती से पार्टी के उम्मीदवारों का चयन करेगी, वो कैसे पार्टी को जीत दिलाने में कितना सक्षम है, मैं जो ये मेरी जगह पे आए हैं वो एक तो रविदास बिरादरी के हैं और उनके पिताजी भी बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। एक जाना दिलकेश्वर राम पहचान जी। स्वर्गीय दिलकेश्वर राम जी, जाना पहचान नाम, और 2 बार से वो कुटुंबा सीट से विधायक होते जी। रहे हैं। उस डिपार्टमेंट को मेरे समय में वो देखते थे। शेड्यूल कास्ट के नाम से एक डिपार्टमेंट है, उसका काम करते थे। अच्छा होनहार व्यक्ति और दलित बिरादरी से आते हैं। वो देख रहे हैं उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से कांग्रेस और बेहतर प्रदर्शन करेगी, मुझे उम्मीद है। राहुल गांधी जी तो नियमित दिखाई देते हैं, कई बार प्रियंका जी भी दिखाई देती हैं। राहुल गांधी जी तो नियमितता से दिखाई देते हैं, अलग अलग। प्रियंका जी भी दिखाई देती हैं। उन दोनों लोगों की राजनीति पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं, प्रियंका, राहुल। दोनों ही कांग्रेस के कदावर नेता हैं और राहुल जी 2004 से, मैं जब जिस समय गया था उस समय से लगातार पार्लियामेंट में हैं। प्रियंका जी अभी आई हैं, कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं और उनका भाषण, उनके तरफ लोगों का आकर्षण अलग तरीके का है। लेकिन राहुल जी चूंकि लंबे समय से हैं, तो उनका अनुभव और दक्षता प्रियंका जी से ज्यादा है। उन्हीं के सीट पर वो लोकसभा में आई भी हैं और इस बार निश्चित रूप से बिहार पहली बार यात्रा में आई। हम लोगों ने आग्रह किया है कि चंपारण में पहली उनकी पब्लिक रैली हो आके करें और मुझे उम्मीद है कि 2 सप्ताह के अंदर अंदर प्रियंका जी पहली बार आएंगी और रैली को संबोधित करेंगी, फिर और यहाँ सक्रिय होंगी चुनाव के समय। प्रियंका जी और ज्यादा सक्रिय हों। जी, एक फ्रेज चलता है राजनीतिक गलियारों में कि दिल्ली का रास्ता बिहार से होकर के निकलता है। तो राहुल जी की जो अत्यधिक सक्रियता बिहार में है, क्या वो दिल्ली के तैयारी के लिए है? नहीं, देखिए, किसी भी चुनाव को चाहे राहुल गांधी जी हों या देश के अन्य नेता, सब लोग बहुत ही सीरियसली लेता है।
जमहूरियत, जनतंत्र, डेमोक्रेसी में चुनाव बड़ा पर्व है और इस साल का चुनाव केवल बिहार में और जिस दौर में देश की राजनीति चल रही है, खास करके ऑपरेशन सिंदूर और जिस तरह से आर्थिक विषमता बढ़ी है, तो बिहार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिहार निश्चित रूप से चौंकाने वाला परिणाम देने वाला है। सब लोग, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो इलेक्शन एनालिस्ट हैं, जिस तरह से झारखंड में सब लोग बीजेपी की बात करते थे या यहाँ फिर से लोग जो बात कर रहे हैं, हम आपको एक छोटा सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं जो यात्रा में देखा हूं और बिहार का जो अनुभव है, इस बार निश्चित रूप से महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। निश्चित रूप से इस सरकार की विदाई होगी और एक नई सरकार बिहार में स्थापित। आपने बहुत छोटा सा ऑपरेशन सिंदूर कह के बात आगे बढ़ा दी, आप उस पर राजनीतिक पहलू को देखते हैं? देखिए, वो छोटा सा इसलिए कहा कि ऐसा सेंसिटिव इशू है कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन जिन बातों को मैं अपनी पार्टी की तरफ से वहाँ बोला था राज्यसभा में, पाकिस्तान के साथ या तो ये होना नहीं चाहिए था, जिस तरह से दहशतगर्दी करके लोग आतंकवादी चले गए और एक डिसीजन हुआ, उससे पूरा देश का लोग चाहता था कि इसका बदला लेना चाहिए। भारत सरकार और भारत के सैन्य प्रशासन ने राहुल गांधी जी सहित देश की सभी पार्टियां सरकार के सहयोग के लिए आगे बढ़ी, सब लोग आगे आए, लेकिन हमेशा हम लोग इसको बायलैटरल इशू मानते हैं, किसी के क्या मध्यस्थता भारत को कभी स्वीकार नहीं है। लेकिन ट्रंप ने लगातार 30 बार से ज्यादा कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया और इसको कोई भी भारत का नागरिक पसंद नहीं किया। उसी तरह की निर्णायक लड़ाई लड़नी चाहिए थी। जिस तरह से इंदिरा जी के ज़माने में 94,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था, उस तरह की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, जो नहीं हो पाया। और अगर 1 मिनट संक्षेप में मैं जो वहाँ कहा हूँ वही कह रहा हूँ कि जो देश के सैनिकों के अदम्य साहस और पराक्रम ने जो किया, उसको राजनीतिक नेतृत्व ने गंवा दिया। दूसरी बात, डिप्लोमेटिक स्तर पर अगर आप उसको ले जाइए तो हम लोग हमेशा पाकिस्तान को टेररिज्म का फैक्ट्री कहते हैं। जी, टेररिज्म का फैक्ट्री हम लोगों ने तो कहा, लेकिन दुनिया के किसी भी देश ने आतंकवाद को जरूर सब लोगों ने कंडेम किया, लेकिन भारत के स्टैंड को किसी ने साथ नहीं दिया। और अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो लड़ाई थी, कम से कम उनके साथ 2 कंट्री सामने आए, एक टर्की और एक चाइना। और हम लोगों के साथ जो 2 देश हमेशा बिना समर्थन मांगे जो हम लोगों के साथ खड़ा रहता था, नेपाल और भूटान, वो भी इस लड़ाई में हम लोगों के साथ नहीं थे। इसका मतलब साफ है कि डिप्लोमेटिक स्तर पर भी हम लोग इस लड़ाई में परास्त हुए। यही मेरा कहने का मतलब। मैं आपको एक बार फिर बिहार लाना चाहता हूँ। आपने कहा कि महागठबंधन में रह रहा था, इसलिए छोटा मैं किया था उसको। आपने कहा कि महागठबंधन की इस बार सरकार बनेगी। एनडीए वाले दावा कर रहे हैं कि 200 पार, 225 सीटें। आपका क्या गणित है? आप कितनी सीटें देख रहे हैं महागठबंधन? नंबर की मैं नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन बहुत भारी बहुमत से सरकार यहाँ
महागठबंधन की आ रही है और नीतीश जी इस चुनाव के बाद इतिहास हो जाए। आप अपने बिहार में भी काम किया है, आपने बिहार में भी काम किया है, तो मेरा ये सवाल है कि महागठबंधन की सरकार बनती है, अभी आप सांसद हैं, राष्ट्रीय राजनीति के एक भागीदार हैं, तो क्या बिहार लौटना पसंद करेंगे? ये तो हम लोग का जो और दिल्ली में जो बैठा हुआ नेतृत्व है, आला कमान जिसको कहते हैं, तो उनको फैसला करना है। वो अगर हमको पंचायत में जाने के लिए कहेंगे तो मैं वहां भी जाऊंगा। राज्यसभा में जो मैं काम कर रहा हूँ ये भी उनका फैसला है। पार्टी और लीडर को मेरे जैसा व्यक्ति माँ बाप के जैसा समझता है और जो फैसला होगा वहां का उसके अनुसार काम करूंगा। आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो है, कांग्रेस बोल रही है, आप भी बोल रहे हैं, सारे नेता बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति कहीं ना कहीं थोड़ी सी नरमी दिखती है बनिस्पत अगर भारतीय जनता पार्टी की तुलना करें तो। क्या कहीं आगे की बात कोई जो भविष्य के गर्भ में छिपी है, ऐसा कोई संभावना आपको ऐसी कोई दिख रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों ही सरकार एक साथ मिल के सरकार चल रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार है और नीतीश जी का जो स्वास्थ्य है वो मेरे हिसाब से ही नहीं, बिहार के किसी व्यक्ति से पूछिएगा तो सब लोग कहेगा कि ठीक नहीं है। नीतीश जी, अगर पहले वाले नीतीश जी रहते तो इस स्थिति में वो खुद ही इस्तीफा करके चले जाते। पटना जहां हम लोग बैठे हुए हैं, कल भी मैंने कहा था, यहाँ एक उद्योगपति की हत्या हुई थी कुछ दिन पहले, गोपाल खेमका जी की। और उसी घर में 5 साल पहले भी मैं गया था जब उनके बेटे की हत्या हुई थी। गोपाल खेमका जी यहाँ से 30 गज की दूरी पर हैं। पटना के कलेक्टर साहब वहां से 100 गज भी नहीं होगा उनका घर। एसपी साहब का घर 50 गज होगा। तो यहाँ पे जब इस तरह से गुंडा राज स्थापित होना, ये क्या इंगित करता है? और केवल 1 साल के अंदर अंदर 125 से ज्यादा हत्याएं पटना शहर में हो चुकी। अगर पूरा इनका रिजीम ले लीजिएगा, क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट है मेरे पास, सारा है फोन में, 53,000 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा कहीं क्राइम हो रहा है तो बिहार में हो रहा है। ये लोग जरूर लालू जी के राजपाट जो 20 साल पहले थी उसको जंगल राज कहते हैं, लेकिन जंगल राज से तो बड़ा ये गुंडा राज हो गया। जो 20 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ वो इस चुनाव में वोट करेगा, 20 साल का हो गया, 20 साल पहले वाला तो राजपाट वो नहीं देखा। और 20 साल में भी जब आमूल चूल परिवर्तन नहीं हो किसी सत्ता के द्वारा तो उसके बारे में कोई क्या सोचेगा? और ये हम नहीं कह रहे हैं, नीति आयोग जो प्रधानमंत्री के मातहत काम करता है, जिसका हर लोग जिक्र करता है आजकल, उद्योग धंधा स्थापित करने में 28 बड़े राज्यों में बिहार 28वें स्थान पर है। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा में कभी यही राज्य था जहां नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था और पूरी दुनिया से छात्र लोग पढ़ने आते थे। अब पलायन केवल काम के लिए नहीं, शिक्षा में भी पलायन हो रहा है। जो भी थोड़ा वेल ऑफ है बिहार में, उनके बच्चे, उनको अगर पैसा है तो वो बाहर के यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, बाहर के स्कूल्स में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। ऐसी स्थिति बनी। और शिक्षा, चाहे उच्च शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, 28 बड़े राज्यों में फिर 28वें स्थान पर। स्वास्थ्य सेवा में 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर। और अगर ऐसे ही सिलसिलेवार चले आइए तो प्रायः सभी मानकों पर, सभी पैरामीटर पर बिहार आज अंतिम स्थान पर या एक स्थान ऊपर चला आया जी। जबकि 11 साल से सत्ता में पदस्थापित हैं वहां मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और 20 साल में 2 साल, 1-2 साल हटा दीजिए जब नीतीश जी बाहर निकले थे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं। निसंदेह ये सवाल सत्ता पक्ष से पूछे जाने चाहिए। बहुत बहुत आभार आपका, आप हमारे मंच पर आए प्रभात खबर के। मैं चाहता हूं कि हमारे स्थानीय संपादक रंजीत जी एक बार धन्यवाद ज्ञापन करके हमारे सत्र को पूरा करें। धन्यवाद के लिए।
प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।